गुड आफ्टरनून, मैं अजय सिंह। एसएससी जीडी पीवाईक्यू एसएसएल 2013 से 2024 के बीच में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं आधुनिक भारत का जो इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बने हैं, तो हम लोग ये देखेंगे किस प्रकार ये सवाल डिजाइन हुए हैं और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें कम से कम हम लोग 10 फैक्ट पे चर्चा करते हैं। हमारी डिस्कशन का प्रॉफिट देना आप लोगों को सिर्फ यही मेन मोटो है कि मतलब हम एक क्वेश्चन को फोकस करके उसके आसपास का उसका पूरा कोरियो कर लेते हैं कि कैसे हम लोग और सवाल पकड़ें डिस्कशन का। जैसे लोग कहते हैं प्रीवियस सॉल्व करो, तो प्रीवियस का ये मतलब नहीं होता क्वेश्चन आप रट ले ना। प्रीवियस का मतलब ये होता है कि इस बार क्वेश्चन ये बना है तो अगली बार यदि यही से सवाल बने, ये थोड़े सा भाषा चेंज किया या ऑप्शनल चेंज किया या थोड़ा सा सवाल को इधर उधर हल्का किया तो आप कैसे इसको पकड़ लेंगे। इसलिए डिस्कशन कराया जाता है, प्रीवियस जो होता है इसलिए सॉल्व कराया जाता है आए हुए क्वेश्चन। तो कंपटीशन के लिए यदि कोई स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ने के बाद, क्लास करने के बाद ये पीवाईक्यू नहीं करता है तो मैं लिख के दे दूं उसको भी सफल नहीं होगा। पीवाईक्यू आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रीवियस लगाने पड़ेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री में एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में जो बात करते हैं। जैसे कि हम लोग चलते हैं, आइए हमारे साथ। निम्न में से आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से निम्न में से जो है ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालानुक्रम, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालानुक्रम की जब बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस ये मिलाना है यहां पर। अब ये कैसे मिलाना होगा ये डिपेंड करना है। अब इसमें क्या है कि ऐतिहासिक घटनाओं का ये आपको कालानुक्रम, किस काल में कौन सी घटना, किस समय कौन सी घटना हुई है, जिसको हम लोग देखा जाता है, इसको स्टेप बाय स्टेप सेट करते हैं। अब काल किसके बाद क्या क्या, तो आपको देखें नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, तो अंडरलाइन करो, तुरंत अंडरलाइन करो। तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए कि राजकुमार शुक्ल के द्वारा, चंपारण से आए हुए राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी को लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में आमंत्रित किया जाता है। जो नील की खेती करने वाले लोग थे वो जबरदस्ती उनसे नील की फसल की बुआई कराई जाती थी, ना कि गेहूं और धान की या चावल की। इसलिए चंपारण से राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं कि यार ये समस्या है यहाँ पर किसानों को, और कैसे इसका निपटारा किया जाए। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना चंपारण सत्याग्रह पहली बात हुआ कब, ये होता है 1917। कब होता है ये? 1917। आपको ये ध्यान रखना है 1917 में होता है। 1917 ध्यान रखना है आपको कुछ चीजें। 1917 असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ये 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट जो था 1919। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। अब ये देखिएगा 1919, 1928। अब ये 4 डेटें हैं, तो 4 डेट्स जो दी गई हैं आपको ध्यान रखना है कि 1917, 1920, 1919 और 1928। तो सबसे पहले आपको अगर जो वन लाइनर सवाल बनता है, पूछता है कि नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आप बताएंगे 1917 में हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920, 1 अगस्त 1920, ध्यान रखना। और रॉलेट एक्ट 1919। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले कौन सी घटना होती है? सबसे पहले होती है क्या? चंपारण सत्याग्रह 1917। तो ए ऑप्शन किसमें मिलेगा? ए 2 में मिल गया। तो ये तो क्लियर होगा कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो भैया क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब बचे 2, तो ए 2 में है,
अब देखिएगा 1917 के बाद 1919, मतलब सी, ए के बाद सी किसमें आ रहा है, ये आ रहा है, ए के बाद सी। तो ए और सी 1917 के बाद 1919, 1919 के बाद 1920, बी आ गया। बी के बाद आप देखते हैं साइमन कमीशन का भारत में आगमन लास्ट 28। तो इसका ऑप्शन जो आंसर इसका है आपका ये सही होगा, तीसरा ए सी बी डी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नील की खेती, चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किसने की थी, तो आप बताएंगे गांधी ने की थी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो आप बताएंगे, नेतृत्व की बात करेंगे तो कौन है, गांधी। कौन है, गांधी। सीधे सवाल पूछा, साइमन कमीशन का भारत रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह ये सत्याग्रह था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। इतने लगान बढ़ा दिए गए थे जिससे लोग देने में असहमत थे या असमर्थ थे। जब असमर्थ थे तो क्या था, मतलब जबरदस्ती, कोई अपील नहीं कर सकता था, ना कोई दलील दे सकता था, ना कोई वकील करके अपनी अपील करवा सकता था। इसलिए तुरंत जो देखा जाए सिस्टम में अपोजिट उनके सिस्टम में था उसको तुरंत वो जेल में अंदर करते थे। तो बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया कौन सा, रॉलेट एक्ट। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर सही है ए सी बी डी। क्लियर है। तो आपसे पूछा गया है चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920, रॉलेट एक्ट 1919 और साइमन कमीशन का भारत आगमन 1920। आगे चलते हैं। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी। जाहिर सी बात है पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी। सवाल बनता है पुरंदर की संधि। अरे पुरंदर की संधि आपको ध्यान रखना, अफगान पुर्तगाली, मुगल मराठा, पूर्वी गंग और चोल, बंगाल और राजपूतों के नवाब। तो हमारे कहने का जो पुरंदर की संधि है, पुरंदर जो जगह पड़ती है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। और वहां पर देखा जाए पुरंदर का किला हुआ करता था मराठों का, और वो संधि देखा जाता मुगल और मराठों के बीच होती है। पुरंदर की संधि 1600, ध्यान रखना है पुरंदर की संधि कब होती है, तो लगभग 16वीं सदी में, 16वीं सदी के दौरान देखा जाता है। पुरंदर की संधि जो होती है वो होती है 1665। किसके किसके मध्य होती है ये आपको ध्यान रखना है। हमें सन नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि पुरंदर की जो संधि होती है किसके किसके बीच होती है। तो यहां पर देखते हैं कि मुगलों की तरफ से, जो मुगलों की तरफ से जयसिंह, कौन था, जयसिंह, ये सेनापति है जयसिंह। और मराठों की ओर से आपको ध्यान रखना है, मराठों की ओर से स्वयं मराठा नेतृत्व जो था शिवाजी। कौन था, शिवाजी। पुरंदर की संधि के तहत आपको यह ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि के तहत लगभग उनके पास 33 किले थे, जिसमें 23 किले देखा गया है मुगलों को देना पड़ा था। तो आपको ध्यान रखना है पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो ये क्लियर करना है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी। तो ये क्लियर कट करना है आपको। कैसे करना है, पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो आपको यह बताना होगा कि पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी, यह बताना होगा किस किस डायनेस्टी के मध्य हुई थी। लेकिन मुगल और मराठा, पुरंदर की संधि आपको ध्यान रखना है कि पुरंदर की संधि जयसिंह, सीधे सीधे अब जयसिंह थे कौन, ये राजपूत थे, आमेर के कछवाहा राजपूत थे। आमेर के कछवाहा राजपूत थे। आमेर के कछवाहा राजपूत जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो पुरंदर की संधि होती है, क्लियर है। कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, 1665 में हुई थी। कब हुई थी, 1665 में हुई थी। तो यहीं पे लिखते हुए 1665।
मुगल और मराठों के मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी 1665, मुगलों की ओर से जयसिंह थे और मराठों की ओर से शिवाजी थे। इसके अंतर्गत इस संधि के तहत, कहने का मतलब है इस संधि के तहत शिवाजी को 23 किले, कितने? 23 किले, किले मतलब दुर्ग, 23 किले मुगलों को देने पड़े थे, मुगलों को देने पड़े। अपने पुत्र संभाजी को मुगल सेवा में भी भेजना पड़ा, अपने पुत्र संभाजी को भी मुगल सेवा में भेजना पड़ा। तो आपसे पूछा जाए, जब सवाल यहां से बने थे कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुई, तो मुगल और मराठा के बीच हुई। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में हुई। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? मुगलों की तरफ से जयसिंह, मराठों की ओर से शिवाजी। इस संधि के तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है। सरहद मतलब सीमा पर, सीमा पर कौन सी ऐसी पर्सनालिटी थी, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व था जो सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता था। सरहदी गांधी को इंग्लिश में फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर मतलब सीमांत, सीमा जहां पर देश की अंत होती, सीमा का अंत होता है, उस बेल्ट में कौन व्यक्ति कार्य कर रहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान ने नमक सत्याग्रह के दौरान, नमक सत्याग्रह के समय, ध्यान रखना है, के समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। कौन सा? खुदाई, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन, खुदाई खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन किया, आंदोलन का संचालन किया। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और सरहदी गांधी की जब बात करते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। क्या जाता था? सीमांत गांधी के नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान ने नमक सत्याग्रह के समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन किया था। कौन सा आंदोलन? खुदाई खिदमतगार। इसी खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। किसको? खुदाई खिदमतगार आंदोलन को। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इसमें हम और देखते हैं अशफाक उल्लाह खां, ऊधम सिंह। अशफाक उल्लाह खां को ध्यान रखना है कि फैजाबाद की जेल, जो आधुनिक अयोध्या है, तो काकोरी कांड के तहत, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 के तहत फैजाबाद, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहते हैं, फैजाबाद की जेल में फांसी। अब इनके साथ ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए काकोरी कांड कब हुआ, तो क्या बताएंगे? 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड के तहत फैजाबाद की जेल में फांसी की सजा हुई। किसको? अशफाक उल्लाह खां। और भैया ये फैजाबाद के, ये शाहजहांपुर के रहने वाले थे। ऊधम सिंह, ध्यान रखना है, ऊधम सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे। ऊधम सिंह पंजाब के रहने वाले थे और क्रांतिकारियों के क्रांतिकारी स्वरूप के तहत लंदन में जाकर के इन्होंने, देखा गया, जनरल ओडायर की हत्या की थी। ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर की हत्या की थी। किसकी? जनरल ओडायर।
ओ डायर की हत्या की। आपसे पूछा जाए ये मुख्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी, जो पंजाब के रहने वाले थे। क्लियर है। और जो एक क्रांतिकारी थे अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड से जुड़े हुए थे। ऊधम सिंह जनरल ओ डायर की हत्या की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी के थे। और मगफूर अहमद अजाजी, ये देखा जाता है ये मगफूर अहमद अजाजी जो हैं, इन्होंने मुस्लिम लीग के एक सदस्य थे जिन्होंने एक विंग में रहते हुए काम किया। तो ऊधम सिंह, अशफाक उल्लाह खां, खान बहादुर खान से ऐसे सवाल बनते हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। सीमा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, नमक सत्याग्रह के समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संचालन कहा जाता है। इन्हें सरहदी गांधी भी कहा जाता है। क्लियर है। और अशफाक उल्लाह खां काकोरी कांड से जुड़े हुए थे, एचआरए के सदस्य थे। एचआरए के द्वारा यह संगठन बनाया गया था जिसने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह। भैया अब कैसे, आपको ध्यान रखना, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए गांधी उस समय थे कहां। ठीक है, ऐसे निकाल लो। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। खाद्य उत्पादों पर कर काफी समय बाद लगाया गया। नमक कर काफी समय बाद लगाया गया। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आंसर इसका सही है रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या इसका सही है? रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला देशव्यापी आंदोलन। रॉलेट एक्ट को हम बता चुके हैं, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट मार्च 1919, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। पहली बात पता होना चाहिए, रॉलेट एक्ट कब आया? मार्च 1919 में आया, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया है। और रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी ने देशव्यापी आंदोलन को मूर्त रूप दिया। क्लियर है। तो रॉलेट एक्ट, अच्छा सवाल पर रॉलेट एक्ट के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत देखा जाता है रॉलेट एक्ट जब आया तो वायसराय पूछा जाए या गवर्नर जनरल पूछा जाए, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी सवाल बना। जब रॉलेट एक्ट आया उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ये रॉलेट नाम क्या है? सर नाम था सर सिडनी रॉलेट। एक व्यक्ति हैं सर सिडनी रॉलेट। उन्होंने एक देखा जाता एक्ट बनाया जिसके तहत उपनिवेश वाले जो उनके बिंदु थे उस पर वो काम कर सके, इसलिए उन्हीं के नाम पर एक्ट लागू हो जाता है। क्लियर है। बंगाल का विभाजन, प्रश्न बनता है, आपको ध्यान रखना है सीधे कि प्रश्न बनता है बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905, इतना याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर वायसराय पूछा जाएगा कि वायसराय कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ये भी ध्यान रखना। तो वायसराय, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। और बंगाल विभाजन के समय आपसे पूछा जाएगा कि वायसराय कौन है, तो क्या बताएंगे? लॉर्ड कर्जन। खाद्य उत्पादों पर कर काफी समय बाद लगाया गया। नमक कर की बात करते हैं तो नमक कर जो था या नमक पर आंदोलन, नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। नमक कर के विरोध में सविनय
अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया कब? 1930 में। कब चलाया गया? 1930 में। यह ध्यान रखना है। नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया 1930 में। किसके नेतृत्व में? ये भी गांधी के नेतृत्व में। क्लियर है? तो बिना अपील, तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया पहला प्रमुख देशव्यापी सत्याग्रह तो रॉलेट एक्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए, भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन, क्रिप्स वर्ष भारत आया। तो आपको बताना होगा 1942। आंसर इसका क्या सही है? 1942। आपको ध्यान रखना है, क्रिप्स की बात करते हैं कि मार्च 1942 से कब आता है? मार्च 1942। क्रिप्स अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया? तो आप बताएंगे मार्च 1942। और इसने कहा है क्रिप्स मिशन के तहत डोमिनियन स्टेट देने की बात कही। क्रिप्स मिशन में क्या था कि आप विश्व युद्ध में मेरा सहयोग करिएगा। ब्रिटिश सरकार कहती है कि वर्ल्ड वार में, इस द्वितीय विश्व युद्ध में आप मेरा सहयोग करिएगा, हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, अधिराज्य का दर्जा देंगे, राज्य में शासन में आपको हिस्सेदारी देंगे। और इसी बिंदु को देख करके गांधी जी ने इसे देखा जाता है कि एक डूबते हुए बैंक का चेक कहा था। तो क्रिप्स मिशन को या क्रिप्स मिशन को ध्यान रखना है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। चेक की संज्ञा दी गई। सीधे सवाल पूछा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किस प्रस्ताव को दिया गया था? तो आपने किस मिशन को दिया गया था? तो पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा क्रिप्स मिशन को दी गई। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 है। क्रिप्स मिशन के तहत ब्रिटिश सरकार डोमिनियन स्टेट देने की बात करती। किसकी बात? डोमिनियन स्टेट। किसकी बात? डोमिनियन स्टेट। ये ध्यान रखना। शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम। अब शस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रण करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1959। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड जो देखा जाता है कि द्वितीय सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था, उसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बात रखी गई थी कि जो शस्त्र अधिनियम है, शस्त्र गोला रखने उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले शस्त्र अधिनियम को पारित किया कि जो लोग गोला बारूद ये सब चीजों का कार्य करते हैं, रखते हैं, उनके लिए एक एक्ट बनाया जाएगा, एक सीमित उनका लाइसेंस जारी किया जाएगा, जो देखा जाता है एक शासन सत्ता के साथ में सहयोग की भांति कार्य करे। ऐसा नहीं कि जो इच्छा हो रख ले ना। इसीलिए तो देखा गया कि शस्त्र हथियार, किसी को कोई समस्या होती है, किसी को दुश्मन से या किसी को समस्या है, किसी की देखा जाता है कि किसी को अपनी हत्या का डर है, इसलिए शस्त्र रखने का लाइसेंस की बात कर, मतलब लाइसेंस बनवाने की बात, हथियार वाला लाइसेंस बनवाने की बात जो है, उसके लिए अधिनियम आया था दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। कब? 1959। क्लियर है? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश समझते हैं? जो देश व्यापार के माध्यम से आया हो और उसके बाद व्यापार की मूर्त को लेकर के आया हो, उसका भूभाग पर अधिकार करने लगे, तो व्यापार और भूभाग के साथ साथ देश का शोषण करके यहां के धन को स्वतः अपने धन विदेश भेजने लगे, आप अपने देश में भेजने, उसे उपनिवेश कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुडुचेरी। क्या थी भैया? पांडिचेरी। सीधे सीधे याद रखना है पांडिचेरी। कोचीन आपको ध्यान रखना कहां पड़ता है? गोवा में। सॉरी, कोचीन कहां पड़ता है? केरल में। कहां पड़ता है? केरल में। कालीकट, ये भी कहां पड़ता है?
केरल में एक बंदरगाह था जहां पर सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। गोवा, गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का जो दर्जा है 1987। भारत ने उपनिवेश विरोधी, मतलब जितनी कंपनियां आई थी, जितने लोग व्यापार करने आए थे, जितने देश व्यापार उपनिवेश, जैसे पुर्तगाली हैं, डच हैं, अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, डेनिश हैं, ये जितने आए थे, तो सबसे पहले भारत ने उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था? द्वंद्व तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, सांप्रदायिकता नहीं। सांप्रदायिकता के आधार पर आप कुछ समय तक राजनीति कर सकते हैं, कुछ समय तक आप मेजॉरिटी रख सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब चीजें छिन्न भिन्न हो जाएंगी, टूट जाएगी। ये भी नहीं होगा। विभिन्नता, आप वैरायटी से थोड़ी ना प्रयोग करेंगे, क्लियर है। एकता, जहां पर एक सहयोग, एकता, एक दूसरे के साथ चलने की भावना होगी, वहां पर आप विरोध करेंगे, उस मेजॉरिटी को बनाकर आप विरोध करेंगे। तो इसका कॉमन सेंस से आप सवाल लगाएंगे, क्या है? एकता। इसका आंसर सही क्या होगा? एकता। क्लियर है। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ? अरे भैया, चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। कहां भैया? गोरखपुर। और ये कब कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड जो चौरी चौरा जो घटना है, या चौरी चौरा जो कांड है, ये भैया 1922 कब हुआ था? है 1922। सॉरी, असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के आंदोलनकारी एक भीड़ जो थी वो पूरी तरह से अहिंसा पूर्वक आंदोलन कर रही होती, लेकिन बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार के ही लोगों के द्वारा अंदर लोग आ गए होते हैं, जिसके कारण समस्याएं डेवलप हो जाती हैं। क्लियर है ना? तो आप ये समझ लीजिए, चौरी चौरा जो कांड है ये 5 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक आज की थाना था, जिस पर देखा गया कि विद्रोहियों के द्वारा हमला, आंदोलनकारियों के द्वारा हमला किया जाता है। उस हमले में 22 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, जिसके तहत और घटनाएं घटित होती हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? गोरखपुर। आगे देखते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई? सवाल बनता है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो आपको सीधे बताना है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ था, उसके तहत ताशकंद समझौता होता है। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है उसमें भारत जीता है, लाहौर तक कब्जा होता है, लाहौर तक कब्जा होता है। और जिसके तहत देखा जाता है पाकिस्तान ने वैश्विक स्तर पर आह्वान किया देशों का, उसमें भारत को बुलाया गया। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समझौता होता है, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। वहां समझौते पर हस्ताक्षर करके जब वापस आ रहे थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उनकी रास्ते में हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? तो किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री। बहुत एक स्वस्थ और निर्मल व्यक्तित्व था। क्लियर है? और मोरारजी देसाई, इनके बारे में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। सवाल सीधे बनता है, तो ये क्या है? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाए कौन है, तो मोरारजी देसाई हैं। जनता पार्टी की से ये पहली बार कांग्रेस से हटकर नई पार्टी बनती, जिसे जनता सरकार कहते हैं, उसके द्वारा ये प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं। और मोरारजी देसाई पीएम बनने से पूर्व, पीएम बनने से पूर्व, मोरारजी देसाई पीएम बनने से पूर्व
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र के सीएम थे, मतलब मुख्यमंत्री थे। सवाल पूछा जाता है निम्न में से कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए जो मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। ऐसे सवाल बनता है तो मोरारजी देसाई पीएम बनने से पूर्व महाराष्ट्र के सीएम थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के बारे में कहता है आयरन लेडी, इनको कहा है आयरन लेडी। ये सवाल ध्यान रखना है, आयरन लेडी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कौन है, तो श्रीमती स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री भारत, प्रथम पीएम है भारत के, ध्यान रखना। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में, अरे गुडेम है, हाँ बिल्कुल है, ये नाम लिख लीजिएगा, गुडेम। गुडेम की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में हैं, जो नीलगिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत पाई जाती हैं। देखा जाता है गुडेम की, नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर है। क्लियर है? तो 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में फैल गया। तो आपको ध्यान रखना है गुडेम पहाड़ी, आंसर इसका क्या होगा। और पालकोंडा, नालकोंडा, ये भी जो पहाड़ियां हैं ये कहां हैं, आंध्र प्रदेश में है। कहां है ये, आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा और नल्लामल्ला, ये जो पहाड़ियां हैं ये भी आंध्र प्रदेश में हैं, लेकिन उग्रवादी गुरिल्ला जो आंदोलन था वो इन गुडेम पहाड़ियों में। सवाल पूछा था किसने फैला था, गुडेम पहाड़ियों में। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे। तो पूर्वी बंगाल, अब भैया ये चीज ध्यान रखना है, जैसे ये है, ठीक है, ये पूर्वी बंगाल की बात करती तो ऐसे देखिएगा, अब पूर्व इधर हुआ, ये हुआ, और पूर्वी बंगाल की बात, इस लोकेशन की बात की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से पूर्वी बंगाल में वकील थे जो असहयोग आंदोलन के विशेष रूप से सक्रिय थे। तो दास, बनर्जी, चटर्जी, बोस, ये सब बंगाली थे। ये सब क्या हैं, बंगाली हैं, ध्यान रखना है। दास हैं, बनर्जी हैं, बोस हैं, चटर्जी हैं। तो सीमा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सीआर दास। कौन है ये, सीआर दास, चित्तरंजन दास। और स्वराज पार्टी के संस्थापक सीआर दास। इनको एक पॉइंट लिखना है, इस नोट कर लेना, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस से अलग अलग होते हैं और स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। क्लियर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम, भारत के प्रथम गृह मंत्री, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर के बारे में जितना भी कहोगे वो सब कम है ना। प्रारूप समिति, संविधान का निर्माण, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। सीधे सवाल पूछा है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन, प्रारूप समिति, ये बहुत सवाल आता है। बी आर अम्बेडकर। बीजी तिलक महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। कहां से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, मराठा और केसरी। बीजी तिलक की दो पत्रिकाएं हैं, मराठा और केसरी। आपको ध्यान रखना है, मराठा अंग्रेजी में है, किसमें है, अंग्रेजी में है, और केसरी मराठी में है। तो मराठा और केसरी किसकी पत्रिका है, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका है। मराठा अंग्रेजी भाषा में है और केसरी मराठी भाषा में है। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता हैं, ध्यान रखना है। तो सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ये भी ध्यान रखना है। बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति या संविधान के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जा। बिस्मार्क ने बिस्मार्क कहाँ के थे, जर्मनी के थे। जर्मनी का एकीकरण किया था, इसलिए भारत के एकीकरण की बात करते हैं। तो आपको ध्यान देना हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, प्रथम गृह मंत्री रहते हैं। तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का
बिस्मार्क। आपसे पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, जिसमें CR दास अध्यक्ष बनते हैं और मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और ऊर्जावान गरम दल के नेता थे। मराठा और केसरी इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, मराठा जो है अंग्रेजी में है और केसरी मराठी में है। क्लियर है। तो पूर्वी बंगाल के वकीलों में जो असहयोग आंदोलन का विशेष रूप से सक्रिय थे, उसका आंसर है CR दास। आगे चलते हैं। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य कितने थे, 299। कितने भैया, 299। मतलब कहने का मतलब है दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कुल सदस्य की बात करेंगे तो 299। निम्नलिखित में किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी, 1920। किसमें हुई, कब हुई थी, 1920। मतलब आपसे सीधे सवाल एक ये भी बनता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1920 में हुई। और मार्क्स मतलब लेफ्ट, पूरी तरह से देखा जाता है वामपंथी विचारधारा के होते हैं। एक देखा जाता है लेफ्ट कॉन्सेप्ट चलता था, लेफ्ट की विचारधारा चलती थी। इस समय तो राइटिस्ट का दौर चल रहा है, एक समय लेफ्ट की वजह से देखा जाता है। रशिया, चीन, इन देशों में कॉन्सेप्ट लेफ्ट वाला चलता है, वामपंथी विचारधारा चलता है। और भारत, अमेरिका, इन सब देशों में दक्षिणपंथी विचारधारा, राइटिस्ट की बात की जाती है, वहाँ लेफ्ट की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, वहाँ पर लेफ्ट की बात की जाती है। जाहिर सी बात है कि लेफ्ट की जब बात की जाती है तो राइटिस्ट अपोजिट में चले जाते हैं। आज की डेट में राइटिस्ट और लेफ्ट का एक जो कॉन्सेप्ट चलता है वो बड़े पैमाने पर चलता है। क्लियर है। तो आज हम लोग जो बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में किस वर्ष ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना हुई थी, तो क्या हुई थी, 1920 में हुई थी। क्लियर है ना। आगे जो क्वेश्चन हमारा बनता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग शो ऑफ करते हैं, जैसे कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे। सीधे सवाल बनता है कि भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य जो थे जिनके बारे में कहा गया है, नाम है निवृन चंद्र मुखर्जी, पिंगली वेंकैया, विपिन चंद्र पाल, सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट द आंसर आपसे पूछा जाएगा तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे जिन्होंने देखा जाता है लोक सेवा के संदर्भ में काम किया। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर। निम्नलिखित में कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी, तो ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक जो प्रणाली थी उसका ऑप्शन इसका बनेगा निज। निज क्या है, इसको बोलते हैं रैयत। क्या बोलते हैं, रैयत। रैयत का तात्पर्य होता है आम जनमानस। क्या होता है, आम जनमानस। आम जनमानस बोलते हैं इसको, रैयत बोलते हैं निज। निम्नलिखित में कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी, तो आपको बताना होगा रैयत अर्थात निज। क्लियर है। जब्ती, वणिक पथ। वणिक पथ व्यापार करने वाला एक मार्ग होता था। जब्ती एक प्रथा थी जो देखा जाता है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। बाली तो एक इंडोनेशिया का शहर है। क्लियर है। आगे चलते हैं। ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। यह मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल चाहता था। बिल्कुल चाहता था, बिल्कुल ही सही है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया, भैया किया था। लीग का गठन 1906 में हुआ, बिल्कुल। इसका गठन मुस्लिम जमींदारों और नवाबों की समूह द्वारा किया गया, बिल्कुल। नवाब सलीमुल्लाह का नाम था।
तो देखा जाता है कौन सा नहीं है, तो आपका आंसर ये सही है। लीग बंगाल विभाजन, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं किया। भैया मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे के हाथों पे राखियां बांधी थी, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। यहां पर नहीं की बात नहीं कहीं ठहर रही है। तो लीग का गठन मुस्लिम लीग का गठन 1906 में नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत लोक सेवाओं की शुरुआत से है? भैया तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1792। कब होता है? 1792 में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1792। और 1792 में देखा जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बात आती है वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपको ध्यान रखना है निम्न से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो आप बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेलेजली को सहायक संघ, सहायक संघ का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर है? लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया। किसका दमन किया था भैया? पिंडारियों का। एक जनजाति होती थी, एक ट्राइब्स होती थी, पिंडारियों का दमन किया। किसका दमन किया था? पिंडारियों का दमन किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ध्यान रखना है, पिंडारियों का दमन किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, इन्हीं के समय लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ध्यान रखना है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। कब? 1842। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा के उत्थान की ये बात करता है। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया? तो अभी हम लोग पढ़ाए हैं हंटर आयोग। कब? 1882। सैडल आयोग 1917। सीधे सवाल पूछा जाता है कि सैडलर, सीधे आपको ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको ये क्लियर है, मतलब कई बार ध्यान, सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था ये ध्यान रखना है। तो कब? 1917। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, आपको ध्यान रखना है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी 1917। तो हंटर आयोग 1842, सैडलर आयोग 1917, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1917 में हुई थी। अगला सवाल बनता है, ध्यान रखना है, उस पर काम करना होगा कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? क्लियर है? सीधे सवाल पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? आपको यह बताना होगा कि विश्वविद्यालय जो आयोग है उसकी स्थापना
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948, विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो आपको बताना होगा 1948। ये आप सीक्वेंस मिलाइएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई? क्लियर है? तो हंटर आयोग 1820, सैडर आयोग 1917, विश्वविद्यालय आयोग 1917, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शिक्षा आयोग 1882 की नियुक्ति हंटर आयोग। किसके समय ये हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय। स्थानीय स्वशासन, अंडरलाइन करिए, नोट करिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक कौन हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विडो रीमैरेज एक्ट, नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। बिपिन चंद्र पाल एक इतिहासकार हैं, बहुत बड़े। बीजी तिलक गरम दल के नेता हैं। बीजी तिलक की मृत्यु, ये पूछा जाता है कि मृत्यु पूछा जाए तो 1 अगस्त 1920 कब होती है? 1 अगस्त 1920, ये ध्यान रखना है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम देखा गया है इन्हीं के सहयोग से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अहम भूमिका थी। आपको एक मजे की बात बताएं, जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर वायसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत के गवर्नर जनरल से लॉर्ड कैनिंग से मिलते हैं, कहते हैं विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय है, इस स्थिति को रिफॉर्म करना है, इस स्थिति को सुधार करना है, कैसे किया जाए? तो जानते हो कैनिंग क्या कहते हैं? कैनिंग कहते हैं पहले आप विधवा से शादी, आपकी शादी हुई कि नहीं शादी हुई? तो कहते हैं जी नहीं। तो कह रहे पहले आप किसी विधवा से शादी करिएगा, उसके बाद कैसा फील करते हैं तब आना, हम इस पर एक्ट बना देंगे, इस पर हम कानून बना देंगे। तो पहले ईश्वर चंद्र एक तो ब्राह्मण थे और इन्होंने एक विधवा से विवाह किया और उसके बाद में विधवा से विवाह किया बाय रजिस्टर्ड, और उसके बाद फिर कैनिंग से मिलते हैं कि महोदय मैंने ये किया। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम लोग बनाते हैं 1856 रीमैरिज एक्ट। तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है, विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है आपको बनता है 1856 लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बड़ी बात थी। ईश्वर चंद्र विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब? 1856। विधवा पुनर्विवाह समर्थन करने वाले प्रथम बंगाली समाज के सुधारक और लेखक का नाम बताइए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट, क्लियर है? आगे चलते। निम्नलिखित में किसे वंदे मातरम गीत लिखा था? अरे भैया, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास है। क्या है ये? आनंद मठ उपन्यास के शीर्षक से लिया गया। के शीर्षक से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्लियर है? आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ध्यान रखना है,
ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्टेबल हुई थी उस समय महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। का ये चार्टर मतलब उन्होंने एक कानून पास किया, पूरब की ओर व्यापार, पूरब के साथ व्यापार करने का एकाधिकार, 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब की तरफ व्यापार करने के। कब? 1600 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1600। सिर्फ 15 वर्षों के लिए व्यापार, लेकिन ऐसा सिस्टम बना कि मतलब पूरी तरह से 1858 अधिनियम के बाद स्वयं ब्रिटिश सरकार इन्वॉल्व हो जाती है। 1857 के विद्रोह के पश्चात जब अधिनियम 1858 स्वयं महारानी अर्थात क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था कब? दिसंबर 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व भारत का, दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखना है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 कांग्रेस की ओर से, किससे? कांग्रेस की ओर से गांधी ने नेतृत्व किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी ने नेतृत्व किया था। क्लियर है? तो यहां तक रखना है। दूसरा, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 1930, 1931, 1932, जिसमें दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी एसएस राजपुताना नामक जहाज से लंदन गए थे और किंग्सले हॉल में ठहरे थे। सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसके तहत रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री उस समय थे, उनकी अध्यक्षता में आयोजन होता। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता अर्थात देखा जाता है विचारों का तालमेल नहीं बैठा और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है, गांधी वापस आते हैं। क्लियर है? आगे 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह उन्होंने किसे कहा? तो सत्य शोधक समाज, ध्यान रखना, कब? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, किसने की थी भैया? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। तो आपको ध्यान है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले। बहुत कब हुई थी? 1873। बहुत बार सवाल आता है, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। क्लियर है?